हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना कोई देरी के फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस प्रिंसिपल होता क्या है। देखो, जो अल्ट्रा वर्ड है वो कहां से बना है। अल्ट्रा वर्ड बना है बियॉन्ड से, कुछ भी चीजें बाहर करना। वायरस, देखो वायरस की स्पेलिंग अब अलग है, VIRES है, VIRUS नहीं है। इसका मतलब होता है पावर्स। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है अल्ट्रा वायरस का, बियॉन्ड दी पावर्स। ठीक है, क्या मतलब निकल के आ रहा है, बियॉन्ड दी पावर्स। डॉक्ट्राइन का मतलब प्रिंसिपल या थ्योरी वो करना। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कंपनी, अपनी कंपनी के पास पावर नहीं है कि उसके बाहर जाके काम कर सके। ठीक है ना। तो कंपनी के पावर के बाहर आप काम नहीं कर सकते। सो इट मींस इट इज बियॉन्ड अ कंपनीज पावर। ये कंपनी के पावर के बाहर है वो करना, जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज है मेमोरेंडम में। यानी कि जो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, अगर आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन नहीं पता है तो उसकी वीडियो बना चुका हूं मैं। उसमें एक ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, उसके बाहर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो इट इज बियॉन्ड अ कंपनीज पावर, कंपनी के पावर के बाहर है ये चीजें वो करना, जो कि ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर है। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज के कोई चीज बाहर है और वो कंपनी के पावर में नहीं है वो काम करना, वो वाला। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर वो काम करती है या कोई भी उसके एजेंट काम करते हैं, ये मान ले जाएगा फिर वो कि वो कंपनी ने नहीं करा। शैल नॉट बी डीम्ड बाय द टू बी डन बाय द कंपनी। वो मान ले जाएगा कि वो काम कंपनी ने नहीं करा। इवन द एंटायर बोर्ड, चाहे वो पूरा बोर्ड क्यों ना हो या कोई शेयर होल्डर क्यों ना हो, पूरा का पूरा वो उसको अप्रूव ही नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम के बाहर काम नहीं कर सकती। इसको समझते हैं जरा इस डायग्राम के थ्रू। देखो, एक होती है डायरेक्टर की अथॉरिटी कंपनी में, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहां पर कंपनी के रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं। ये डायरेक्टर की अथॉरिटी के ऊपर होता है, बिकॉज डायरेक्टर की अथॉरिटी मिलती है इससे। जो डायरेक्टर की अथॉरिटी होती है वो मिलती है इससे, और आर्टिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम करता है डायरेक्टर। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी किसके ऊपर है कंपनी के ऊपर, MOA। जो कंपनी का चार्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी के अंडर MOA बनता है, AOA बनता है। आर्टिकल्स कैसे बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं चार्टर को देखते हुए। संविधान के, संविधान में से सब कुछ मिलता है ना, लोग के कानून बनते हैं, वैसे ही यहाँ। तो बेसिकली वो यही कह रहा है कि डायरेक्टर की अथॉरिटी होती है, उसके बाहर कुछ हम काम करते हो तो उसको बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर अथॉरिटी। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली जितनी बात नहीं है, इसलिए राइट कर रखा है मैंने। क्यों नहीं है प्रॉब्लम वाली बात, कि क्योंकि वो बेसिकली अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर अथॉरिटी के बाहर है, लेकिन अगर वो MOA के अंदर है। इंट्रा वायरस अगर MOA है, इंट्रा वायरस का मतलब क्या है, मतलब इंट्रा वायरस का मतलब विद इन द पावर। कंपनी के पास पावर है वो एक्ट करने की। तो वो अगर इंट्रा वायरस MOA के है तो डायरेक्टर की अथॉरिटी चाहे भले बाहर क्यों ना हो उसको ठीक कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ठीक कर सकते हैं। कुछ एक्ट होते हैं जो कि AOA के बाहर होते हैं, यानी कि अल्ट्रा वायरस टू AOA। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि AOA को अल्टर किया जा सकता है। उस एक्ट को ठीक करके हम, AOA को ठीक करके हम इसको भी ठीक कर पाएंगे, अगर वो MOA के अंदर है। लेकिन अगर वो अल्ट्रा वायरस टू MOA है, मतलब कि मेमोरेंडम के बाहर है, चाहे वो भले ही फिर उसके बाद AO के इंट्रा वायरस क्यों ना हो, डायरेक्टर की अथॉरिटी के अंदर क्यों ना हो, वो सारा एक्ट ऑल्टर नहीं किया जा सकता। यानी कि अप्रूव, रेटिफाई जो पीछे लिखा हुआ था ना, अप्रूव कभी नहीं किया जा सकता पीछे से, रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब यहां पर क्या है, कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अल्ट्रा वायरस का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब पीछे से, कि कॉन्ट्रैक्ट जब शुरू हुआ था तब से मैं उसको ठीक नहीं कर सकता। हाँ, आने वाले दिनों वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए मैं मेमोरेंडम में चेंजेस कर सकता हूं, लेकिन पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट गलत माना जाएगा। आर्टिकल में कॉन्ट्रैक्ट को मैं, आर्टिकल में मैं पीछे से चेंज कर सकता हूँ, रेट्रोस्पेक्टिवली अल्टर कर सकता हूँ। आर्टिकल में पीछे से वो चेंज हो सकता है,
लेकिन एमओए में चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि एक गुड्स सप्लाई करने का एमओए में लिखा हुआ है कि ए वाले गुड्स, ए टाइप वाले गुड्स सप्लाई नहीं कर सकती कंपनी, एमओए में लिखा हुआ है। और एक आई आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 4 लाख के अगर आपको ऊपर गुड्स सप्लाई करने हैं तो कोई एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डायरेक्टर की अथॉरिटी लिखी हुई है कि वो 5 लाख तक गुड सप्लाई करने का सैंक्शन दे सकता है। अब देखो, अगर डायरेक्टर ने 6 लाख के गुड सप्लाई करने का सैंक्शन दे दिया तो क्या माना जाएगा? ये अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर अथॉरिटी, कोई बात नहीं, चेंज हो सकता है ये। लेकिन अगर मान लो कि डायरेक्टर ने 5 लाख के गुड सप्लाई कर दिए लेकिन वो विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, क्योंकि 5 लाख के गुड सप्लाई कर रहा है, ये तो 4 लाख से ऊपर है। 4 लाख से ऊपर करते तो क्या करते हैं? स्पेशल से पास करते हैं, वो करा ही नहीं डायरेक्टर ने। तो क्या माना जाएगा ये कि डायरेक्टर ने काम कर दिया अल्ट्रा वायरस टू एओए, अल्ट्रा वायरस टू एओए काम कर दिया। हाँ, डायरेक्टर ने अपने अथॉरिटी में तो काम करा लेकिन अल्ट्रा वायरस कर दिया एओए का, तो इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो कि वो गुड्स वो सप्लाई कर दिए इसने, मान लो कि चलो उसने 4 लाख के गुड्स सप्लाई ही करे तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो गुड्स वो सप्लाई कर दिए जो कि एमओआई के अंदर लिखा हुआ था कि भाई सप्लाई नहीं कर सकते हम, ए टाइप की गुड सप्लाई कर दिए इसने। अब क्या करेगा वो? अब वो उसके सारे एक्ट वॉइड मान जाएंगे, उसको सारे एक्ट मना कर जाएंगे, क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस टू एमओए हो गया है। समझ के बात को? उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब उसने अगर ए टाइप की गुड सप्लाई कर दी है किसी पार्टी को, तो उस पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा शुरू से लेकर अब तक वो अप्रूव नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते। मान लेते हैं एमओए को चेंज कर सकते हैं वैसे, लेकिन उसको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता चेंज, कभी भी पीछे से चेंज नहीं होता, आगे से चेंज होता है। लेकिन आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। मान लो कि आर्टिकल में मान लो लिखा हुआ था ना कि भाई, मान लो डायरेक्टर ने गलती से 5 लाख की गुड सप्लाई कर दिए बिना स्पेशल से पास करे, अब आर्टिकल में चेंज कर देंगे, आर्टिकल में पीछे चेंज कर देंगे भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था, जिस तारीख को, मान लो 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2020 को, तो तब से लेकर आर्टिकल को चेंज कर देंगे कि भाई देखो स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत नहीं है 5 लाख की गुड सप्लाई करने में। ये कर सकते हैं लेकिन पीछे वाले से चेंज एमओए को नहीं कर सकते, एमओए को तो आगे से चेंज होता है। समझ गए? ये इसके देखो, आपको नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाले बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ। डायरेक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल, ये वाला जो है ओरिजिन कहां से हुआ उसको समझते हैं। तो देखो, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। एक केस है जो पॉपुलर केस है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, इन दिस केस कंपनी एंड मिसेस रिचे एग्रीड टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। अब देखो, ये बेसिकली रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन का पूरा यहाँ पर फंडिंग करवा ली, कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हमें रेलवे लाइन बनानी है, उसे कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कंपनी ने रेलवे लाइन बनाने का फाइनेंस करवा लिया, पैसा ले लिया कहां से? रिचे से। ये कॉन्ट्रैक्ट को माना गया रद्द, एनुअल को रद्द मान लिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, क्योंकि ये माना गया कि ये अल्ट्रा वायरस है, कंपनी के मेमोरेंडम से अल्ट्रा वायरस है ये। रिचे ने केस फाइल कर दिया। रिचे ने कहा कि भाई गलत बात है ये तो, मेमोरेंडम एसोसिएशन के तो अल्ट्रा वायरस है ही नहीं, तो उसके डैमेज को क्लेम करने के लिए उन्होंने केस फाइल कर दिया, क्योंकि रिचे ने तो फाइनेंस करवाया, रिचे ने तो पैसे दिए। रिचे ने कहा कि देखो, जेनरिक कॉन्ट्रैक्ट आपके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जेनरिक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर सकती है। इसका मतलब यह कंपनी सारे के सारे एजेंशियल अथॉरिटी है कंपनी के पास, ऑथराइजेशन है कि वो सारी ट्रांजेक्शन कर सकती है इसकी। लेकिन देखते हैं कि क्या हुआ। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली शेयर होल्डर के द्वारा तो कंफर्म हो गया कि ठीक है, लेकिन डायरेक्टर ने रिफ्यूज कर रही है, इस डायरेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई ये नहीं कर सकते हम कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कुछ कर लो आप। तो ये कोर्ट में केस गया। और हाउस ऑफ द लॉर्ड ने क्या कहा? उसने कहा कि देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायरस ही है। क्यों? क्योंकि जेनरिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर ये है, जेनरिक कॉन्ट्रैक्ट वो माना गया है, लाइन किस लिए बनाई गई? इन लाइट ऑफ प्रीवियस वर्ड्स मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसके पीछे एक वर्ड लिखा हुआ था मैकेनिकल इंजीनियर, उसके रिलेटेड जेनरिक कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, रेलवे लाइन का नहीं। वो रेलवे वैगन्स बनाने का काम करती थी वैसे कंपनी, रेलवे वैगन्स, ना कि रेलवे लाइन। तो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है कंपनी, उसके रिलेटेड रेलवे लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो।
क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसलिए उसके हिसाब से कंपनी का ये जो मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए मान लेते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव कर भी दिया, इफ एवरी बिजनेस शेयर होल्डर एक्सेप्टेड द फैक्ट, तब भी वो नल माना जाएगा, क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है। मैंने वो क्या होता है, जब भी कोई अल्ट्रा वायरस होता है तो नल माना, और कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट रेटिफाई नहीं कर सकते रेट्रोस्पेक्टिवली, लिखा हुआ ना पीछे से, कि जब से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब से लेकर वो नल माना जाएगा। हाँ, आगे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं उसमें अब कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर को हटा के कुछ हो नहीं सकती है, लेकिन अब जो हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट तो नल माना जाएगा। एक और केस है जो कि अटॉर्नी जनरल और ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी के बीच में हुआ था, उसमें एक बहुत बढ़िया बताया गया कि कभी कभार अल्ट्रा वायरस होता है वो, लेकिन वो उसको अल्ट्रा वायरस हम कहते नहीं है। इसको देखो, समझो यहां से कि इसमें क्या हुआ था, कि कंपनी को परमिशन मिली थी, जो ये ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी है, कि वो रेलवे बनाए, कंस्ट्रक्टर रेलवे, थ्रू द एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में एक्ट बना के उसको परमिशन मिली है कंपनी को। तो कंपनी ने क्या करा, दो अदर कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, और ताकि वो उसको कंपनी को रोलिंग स्टॉक दे, यानी कि रेल के डिब्बे, रेलवे बनाने के लिए रेल के डिब्बे दे, और वो इंजेक्शन वाज ब्रॉट टू स्टॉप द सेम, एक इंजेक्शन लगा दिया गया, यानी कि रोक लगाने के लिए। अब बाहर कोर्ट में केस चला गया। फर्स्ट प्लेस में क्या हुआ कि मेंबर ऑफ द कंपनी ने सैंक्शन कर दिया, और वो ऑब्जेक्ट में, and when any of the member of the company is of the view that the act of ultraviolet, they can ask for injunction to order to restrain the particular act and protect it। तो मेंबर ने कहा, मेंबर कह रहे हैं कि मैं सैंक्शन कर सकता हूं कंपनी के ऑब्जेक्ट में ये चीज, और कोई भी अगर मेंबर कोई सोचता है कि अल्ट्रा वायरस है, तो वो कोर्ट में जाके इंजेक्शन ले सकता है कि उस पर्टिकुलर एक्ट की, कि ये तो एक्ट गलत है, तो उसको ठीक कर दो। अल्ट्रा वायरस में आप इंजेक्शन ले सकते हो, वहां कोर्ट में जाके आप उसको ठीक करवा सकते हो। तो ये पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि ये स्टैच्यू ने पास करा हुआ है। पर हुआ क्या कि बेसिकली अटॉर्नी जनरल एक है, उसने केस कर दिया था, तो उसको पता चला कि भाई ये तो गलत बात है, कंपनी ने कोलैबोरेट कैसे कर दिया दो अदर कंपनी के साथ, कंपनी कर नहीं सकती कोलैबोरेट। कंपनी ने कैसे कर दिया कोलैबोरेट कि रेलवे के स्टॉक कहीं और से मंगा रही है, बट ये ऑब्जेक्ट में नहीं था। तो बेसिकली हुआ क्या, उनको पता चला कि अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्टैच्यू ने कहा है, एक्ट पार्लियामेंट में एक्ट बन गया भाई कि कंपनी रेलवे बनाए, तो कंपनी कोई भी रीजनेबल स्टेप ले सकती है, किसी का कोलैबोरेट कर सकती है, कंपनी को पावर मिल गई है इस चीज की। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस शैल बी रिटेन, बचा लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। कभी कभार ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा होता कंपनी के, बट वो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है, मतलब क्योंकि किसी और ने पावर दे दी गई है, तो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में आ गया है कि ये कोर्ट कंपनी कर सकती है। ठीक है ना? तो हैज द कंपनी कैन परस्यू नेसेसरी एज वेल एज इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, तो कंपनी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट भी कर सकती है, अगर वो कंपनी के ऑब्जेक्ट में नहीं भी लिखा हुआ, लेकिन ऐसे पावर मिल गई है, तो अल्ट्रा वायरस वहां पर अप्लाई नहीं होता। समझ के बात को, ये चीज आपको समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये केस था। तो बेसिकली अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। कोई भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन होती है तो क्या मानी जाएगी वो? वॉइड, एब इनिशियल, मतलब शुरू से, मैंने आपको क्या बताया, शुरू से जब से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड माना जाएगा, इनवैलिड मान लिया जाएगा। और वो पर्सनल लायबिलिटी डायरेक्टर की होगी। फिर अगर कोई पर्सनल लायबिलिटी, मान लो कि डायरेक्टर ने कंपनी का फंड्स को यूटिलाइज करा, सो उसको पर्सनली लायबल होना पड़ेगा, कंपल्सरी देनी पड़ेगी टू कंपनसेट द कंपनी फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द कंपनी। अगर कंपनी के कुछ भी लॉस सफर करना पड़ा है, वो लायबिलिटी डायरेक्टर की मानी जाएगी, क्योंकि उसने कर दिया ना एमओए के बाहर काम। पर्सनल लायबिलिटी और डायरेक्टर टू थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मान लो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करा, थर्ड पार्टी नुकसान हो गया, तो लायबिलिटी डायरेक्टर की रहेगी। कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करी गई है, तो वो अल्ट्रा वायरस में तो प्रॉपर्टी वो सिक्योर रहती है। फंड ऑफ द कंपनी मे बी स्पेंड इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, मान लो कि कोई फंड स्पेंड करा है प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, और वो अल्ट्रा वायरस है, तो कंपनी का राइट है कि वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकती है अपने पास। ये कंपनीज एक्ट में क्या रखा है कि अगर हमने प्रॉपर्टी कोई फंड अप्लाई कर दिया, तो प्रॉपर्टी आपसे वापसी नहीं लेंगे हम, प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। आप इंजेक्शन ले सकते हो कोर्ट में जाके, आप इंजेक्शन ले सकते हो, मतलब कोर्ट में जाके आप अपने आपको बचा सकते हो। अल्ट्रा वायरस कोई हो गया है मेमोरेंडम का, तो कोई भी शेयर होल्डर कोर्ट में जाके ऑर्डर ले सकता है इंजेक्शन का फ्रॉम द कोर्ट, रिस्ट्रेनिंग द कंपनी फ्रॉम डूइंग सो। रिस्ट्रेनिंग मतलब कंपनी को बचा लिया जाए उस एक्ट को करने के लिए। मान लो कोई गलती से आप शेयर होल्डर एक्ट कर दिया,
तो कंपनी इंजेक्शन ले सकते हैं ऑर्डर से कोर्ट में जाके, ताकि वो कंपनी वो एक्ट ना करे, तो कंपनी बच जाएगी वहां पर, समझ गए। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस प्रेशर कहाँ का अप्लाई नहीं होता है, तो देखो कहाँ का अप्लाई नहीं होता, सबसे पहला कहाँ अप्लाई नहीं होता है, वेयर द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस ओनली द डायरेक्टर इट मे बी रेटिफाइड द कंपनी। इसका क्या मतलब है, इसको मेरे को मिलेगा, मैं कोई डायग्राम के थ्रू पहले ही बताया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई डायरेक्टर के अल्ट्रा वायरस होता है, डायरेक्टर को अकॉर्डिंग होता है, मतलब अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर अथॉरिटी वाला होता है, तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टर की अथॉरिटी अगर अल्ट्रा वायरस हो भी गई, लेकिन आर्टिकल के इंट्रा वायरस है या एमओए का भी इंट्रा वायरस है, तो भी वो रेटिफाई दोबारा ठीक हो सकता है। वेयर द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस ऑन टू, टू आएगा यहाँ पर, टू ओनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तक वो अल्ट्रा वायरस है, तब भी वो उसको रेटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल को चेंज कर सकते हो, इंट्रा वायरस बना सकते हो रेट्रोस्पेक्टिवली, ये मैं पहले ही बता चुका आपको, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। देखो एक और है, वेयर द एक्ट इज अंट्रा इंट्रा वायरस, अगर वो एक्ट इंट्रा वायरस है बट वो डन हुआ है वॉयलेशन, किसी बाय लॉ को वॉयलेट करके, कंपनी के अंदर कोई बाय लॉज बने हुए हैं, आर्टिकल्स वही बने हुए हैं, वही चीज कह रहा है ये, कोई अगर बाय लॉ बना हुआ है, कुछ भी वॉयलेशन कर दिया आपने, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। बोर्ड ऑफ जनरल मीटिंग में कंडन इट, में कंडन इट, कंडन का मतलब क्या है, उसको उसको माफ कर सकती है, ठीक है ना, उसको कंडन कर सकती है, माफ कर सकती है। तो बेसिकली बाय लॉस अगर कुछ भी गलत होगा तब भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि एमओए के इंट्रा वायरस कुछ भी होगा, चाहे बाकी का बाहर अल्ट्रा वायरस करेगा, बट एमओए के अल्ट्रा वायरस है तो ठीक है, लेकिन बाकी नहीं। तो एक और आप ले सकते हो जो कि पीछे था, एक इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, अगर कोई इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हुआ है, तो बेसिकली वो भी आप अल्ट्रा वायरस नहीं कहेंगे, वो इंट्रा वायरस बन जाएगा। मतलब जैसे वो पीछे वाला केस था कि कंपनी का मान लो कि पावर नहीं थी कि भाई वो रीजनेबल स्टेप, मतलब कोई किसी के साथ दो कंपनी कैलिब्रेट कर सकती है, लेकिन उसको पार्लियामेंट में था कि भाई उसको करना है, रेलवे बनाना है, तो उसको किसी तरह से रेलवे स्टॉक तो लाना पड़ेगा ना कहीं से, तो कंपनी को रीजनेबल स्टेप लेने का इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट अपने हम आ गया, तो वो इंसिडेंटल है, मतलब एकदम से ऑब्जेक्ट कंपनी के लिए हो गया ना कि भाई करना ही पड़ेगा ये, तो इसलिए वो नेसेसरी स्टेप उसको लेने पड़ेंगे ना, तो वो इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो गया। अल्ट्रा वायरस इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट पे फिर अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी आ गया। आई होप ये सब चीज आपको अच्छे समझ में आ गई है। वीडियो को लाइक करिए, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।